Hello students, now welcome to you in your SST class, and in today's class which is related to geography we are going to read our chapter 7, water and its circulation. Water means जल and circulation का meaning होता है चक्रीकरण. किस तरह से जल का चक्रीकरण होता है. All things we know in this chapter. Let's first see the key terms of this chapter. Cold current. करंट्स विच फ्लो फ्रॉम पोलर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटर. वह तरंगे जो पोलर एरियाज से इक्वेटर की ओर मूव करती हैं उनको हम कोल्ड करंट कहते हैं. नीप टाइड्स विच ऑक्यूर बाय मून्स इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर. वे ज्वार जो मून्स के कारण उत्पन्न होते हैं फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में, उनको हम नीप टाइड्स कहते हैं. ओशियन करंट्स, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन द ओशन सरफेस. वह पानी की धाराएं जो कॉन्स्टेंटली बहती रहती हैं ओशन सरफेस पर, उनको हम ओशियन करंट्स कहते हैं. सैलिनिटी, द मेजर्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ सॉल्ट इन वाटर. पानी में जो नमक की मात्रा होती है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं, लवणता कहते हैं. वार्म करंट्स विच फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स. वह करंट जो इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करता है, फ्लो करता है, उसको हम वार्म करंट कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ आवर प्लेनेट इज वाटर. हमारे प्लेनेट की अद्वितीय विशेषता जल को माना जाता है और यह हमारी अर्थ का 71% अर्थ सरफेस का कवर करता है और रिमेनिंग 29% जो है वो आपका लैंड फॉर्म में मौजूद होता है. वाटर इज फाउंड इन ओशियन. जो पानी है वो सागरों में, रिवर्स, झील्स, पॉन्ड्स, इन सब में पाया जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी पाया जाता है. ड्यू टू अबाउंडेंस ऑफ वाटर, पानी की अधिकता के कारण हमारा जो प्लेनेट है इसी कारण से उसको वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है. द वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर. और जो हमारी अर्थ का वाटरी पार्ट होता है उसको हम जल मंडल के नाम से जानते हैं. हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग होता है जल मंडल, इसको हम जल मंडल कहते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स. इसमें वो बर्फ की परतें जो पोलर रीजन में पाई जाती हैं, हाई माउंटेन क्षेत्र पर पाई जाती हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको शामिल किया जाता है. अब हम बात करेंगे जल चक्र की. वाटर साइकिल. जल चक्र क्या होता है? वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सिंपली डिफाइंड. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जलीय चक्र जो होता है उसको हम साधारण भाषा में जब डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. पानी का जो चेंज है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित होना ही जल चक्र है. वाटर कंटिन्यूअसली मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू द एटमॉस्फेयर. जो हमारी सरफेस पर पानी होता है वो लगातार मूव करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, एंड रिवर्स अगेन इन डिफरेंट फॉर्म. और दोबारा से रिवर्स हो जाता है अलग अलग फॉर्म के रूप में, और इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं. वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज रीचेज द एटमॉस्फेयर. जितनी भी हमारी अर्थ पर वाटर बॉडीज हैं उनसे जो पानी होता है वो इवोपरेट होकर भाप के रूप में हमारे वायुमंडल में मूव करता है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. उस समय ये वाटर वेपर के रूप में होता है. When the temperature fall, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, कंडेंसेशन टेक प्लेस. तो कंडेंसेशन होता है टेम्परेचर गिरने के कारण जो कंडेंसेशन होता है, जिसमें द वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स. जो वाटर वेपर है, जो भाप होती है, वो दोबारा से ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है. दिस रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन, जिसके कारण वह बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में, स्नो, हेल्स, स्लीट्स के रूप में दोबारा से वापस लैंड पर आने लगती है. द रेन वाटर गैदर्स इन लेक. अगेन जो पानी होता है बारिश का वो झीलों में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में इकट्ठा होने लगता है. द रिवर कैरी वाटर बैक टू द ओशन. और ये रिवर्स जो होती हैं ये पानी को वापस ओशियंस में ले जाती हैं, महासागरों तक ले जाती हैं. दस द वाटर साइकिल नेवर एंड्स. इस तरह से जो जल चक्र है वो कभी खत्म नहीं होता. इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. इसी कारण से इसको लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है. यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है जल चक्र का. यहाँ पर ऑल थिंग्स दिखाई गई हैं. किस तरह से जो हमारा वाटर है वो इवोपरेट होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ता है. हवा में वह ठंडा होता है कंडेंसेशन के रूप में, फिर बादलों से बारिश के रूप में नीचे आता है, सरफेस रेन धारा के रूप में बहता है, स्नो के रूप में,
फिर से भाप बनती है, वह सागरों में इकट्ठा होता है, फिर से भाप बनती है और फिर से यही चक्र स्टार्ट होता है। तो ये आपको डायग्राम है, अपनी नोटबुक पर भी ड्रॉ करना है इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब हम बात करते हैं वितरण, किस तरह से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनका वितरण पाया जाता है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, हमारी अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो कवर्ड है वाटर से। 97% ऑफ टोटल अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन एंड सीज, और 97% जो है पानी वो हमारा महासागरों और सागरों में पाया जाता है। हाउएवर द वाटर इज सैलाइन, क्योंकि यह पानी जो होता है वो नमकीन होता है और इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल नहीं होता। तो जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो केवल 3% होती है। आउट ऑफ दिस 2% ऑफ द टोटल वाटर इज इन फ्रोजन, अब उसमें से भी 2% जो पानी है वो जमी हुई अवस्था में होता है, आइस कैप के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, जो बर्फीली चोटियां होती हैं उन पर जमी हुई फॉर्मेशन में होता है, जिस कारण से वो हम तक नहीं पहुंच पाता। देयरफॉर ओनली 1%, अब रिमेनिंग जो बचता है वो 1% ही हमारी अर्थ पर अवेलेबल है, जो हमारे उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो केवल 1% पानी है जो हम यूज कर सकते हैं। दिस वाटर इज फाउंड ऑन एज सरफेस वाटर इन लेक्स, और यह पानी सरफेस पर, हमारी अर्थ के ऊपरी हिस्सों पर, झीलों में, नदियों में, पानी की धाराओं में या फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है, या वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। ग्राउंड वाटर कंस्टिट्यूट 6.68% वाटर एंड वाटर। अब जो हमारा जो जमीन के तल के अंदर पानी होता है वो 0.68% है लगभग, और वाटर वेपर में 0.0019% है टोटल पानी का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास जो यूजफुल वाटर है वो कितना कम होता है। सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, जो समुद्र महासागर होते हैं उनकी लवणता, नमकीन जोपन होता है। द वाटर ऑफ ओशन इज सैलाइन, जो हमारा महासागरों का पानी होता है वो सैलाइन होता है, नमकीन होता है, क्षारीय होता है। ड्यू टू वेराइटी ऑफ साल्ट्स, क्योंकि उसमें जो नमक की मात्रा होती है, मिनरल्स डिजोल्व होते हैं, उसके कारण वह पानी क्षारीय माना जाता है। सैलिनिटी मीन्स क्षारीय होता है ये पानी, खारा भी हम इसको कह देते हैं। ओशन वाटर कंटेन्स पोटेशियम, जो ओशन महासागरों का पानी होता है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, इन सब के तत्व पाए जाते हैं। रिवर पास थ्रू द रॉक्स, जो रिवर्स होती हैं वो चट्टानों से होकर गुजरती हैं। एंड लैंड आर बियरिंग दीज एनिमल्स, एंड लैंड एंड ब्रिंग दीज मिनरल्स, और इन मिनरल्स को अपने साथ लेकर चलती हैं। द मेजर ऑफ दिस कंस्टेंट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैलिनिटी, तो यह जो माप होता है इन कंटेंट्स का, जो साल्ट का कंटेंट होता है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑन द अर्थ इज, जो हमारी अर्थ है उस पर जो लवण की मात्रा है वो लगभग पूरी अर्थ पर 35 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर है। मीन्स 1000 ग्राम वाटर में पर 35 ग्राम पाई जाती है। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ सैलिनिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशियन, अलग अलग महासागरों में जो लवणता का कण होता है वो अलग अलग पाया जाता है। सैलिनिटी इज इंक्रीज बाय इवोपोरेशन, इवोपोरेशन के प्रोसेस के कारण जो लवणता होती है वो बढ़ जाती है। बिकॉज साल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड द प्योर वाटर एवोपोरेट्स, जब भाप बनता है तो प्योर वाटर तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन जो नमकीन पानी होता है, नमक के कण होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं ड्यू टू एक्टिव इवोपोरेशन। तो इस कारण से जब इवोपोरेशन की प्रक्रिया होती है अंडर क्लियर स्काई, साफ मौसम के दौरान, ओशियन ऑफ द ट्रॉपिक हैव वेरी हाई सैलिनिटी, तो जो ट्रॉपिक्स एरियाज के महासागर होते हैं उनमें जो क्षारीयपन होता है वो बढ़ता चला जाता है। इन पार्ट वेयर रिवर्स एड वाटर टू सॉल्टी ओशियन, सैलिनिटी इज कंपेरेटिवली लो, और फिर जैसे जैसे अन्य रिवर से पानी आकर उस सॉल्टी पानी में, ओशियन के पानी में मिल जाता है, तब वहां पर तुलनात्मक रूप से वो क्षारीयता कम होती है। इन जनरल नॉर्मल वे में सैलिनिटी डिक्रीज टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास के एरियाज में जो सैलिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण। इन द पोलर रीजन में जो सैलिनिटी होती है वो रिड्यूस होती है ड्यू टू द लैक ऑफ इवोपोरेशन, वहां पर इवोपोरेशन का प्रोसेस नहीं होता, इस कारण से जो होता है सैलिनिटी की जो मात्रा होती है वो कम होती है। एंड एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, और वहां पर जो पानी होता है वो मेल्टिंग ऑफ आइस के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर इवोपोरेशन का प्रोसेस भी सैलिनिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, अब किस तरह से टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का, महासागरीय वाटर का। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो टेम्परेचर होता है समुद्री पानी का वो अलग अलग पाया जाता है।
अनदर बोथ एट द सरफेस और डेप्थ, ऊपरी हिस्से में भी और डेप्थ में, गहराई में भी। द मेन सोर्स ऑफ हीट इज द सन फॉर द ओशियन वाटर, सब महासागरों का जो पानी होता है उनके लिए गर्मी का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सन होता है। अब इक्वेटर के आसपास जितना भी ओशियन वाटर है वो वार्मर होगा, नियर द पोलर रीजन कूलर एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब पोलर रीजन के आसपास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पोलर रीजन का जो पानी है वो वहां का एरिया जो होगा वो कूलर होता जाएगा। टेम्परेचर वेरिएशंस बिटवीन समर एंड विंटर आर ग्रेटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो तापमान की विभिन्नता देखने को मिलती है विंटर में और समर में, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है साउथर्न हेमिस्फीयर की तुलना में। ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो फैलाव है साउथर्न हेमिस्फीयर में पानी का, उसके कारण यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। मेजर ओशन कौन कौन से होते हैं? 4 मेजर ओशन माने जाते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 4 मेजर ओशन माने जाते हैं। अब ये ओशन किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं? इंपॉर्टेंस क्या होता है ओशियंस का? दीज आर प्राइम सोर्स ऑफ वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल का प्रमुख स्रोत होते हैं। क्लाइमेट ऑफ लैंड मासेस बॉर्डरिंग ओशियंस आर टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, वे लैंड मास, वे लैंड क्षेत्र जो जिनके बॉर्डर इन महासागरों से क्रिएट होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होता है वो भी इनसे प्रभावित होता है। दे आर रिच इन मिनरल्स एंड, इनमें मिनरल्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जस्ट लाइक सॉइल एंड ऑयल। ओशन वाटर कंसिस्ट ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ मैराइन लाइफ, यहाँ पर बड़ी मात्रा में समुद्री जीवों की मात्रा पाई जाती है। मैनी पीपल्स डिपेंड अपॉन ओशियंस फॉर देयर लिवलीहुड्स, यही कारण है कि जितने महासागर हैं बहुत सारे लोग उन पर अपनी आजीविका के लिए डिपेंड करते हैं। दे आर स्टोर हाउस ऑफ मैराइन फूड, क्योंकि ये स्टोर हाउस भंडार गृह माने जाते हैं मैराइन फूड्स के, समुद्री भोजन के। दे हैव एन इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग वाटर एनर्जी, यहाँ पर बड़ी पावर होती है जिनसे एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। टाइड्स एंड वेव्स कैन बी हार्नेस एंड जनरेट पावर, जो टाइड्स होते हैं, लहरें होती हैं, उनसे बिजली का निर्माण होता है। दे सर्व एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह यातायात के लिए भी हमें मदद करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, जो सर्कुलेशन होता है, चक्रीकरण होता है ओशन वाटर का, वो कैसे होता है? मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय वास्ट ओशियंस, हमारी अर्थ के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो महासागरों से घिरे हुए हैं। दीज ओशियंस आर रेस्टलेस ड्यू टू द कंटिन्यूअस मोशन ऑफ वाटर, ये जो महासागर है ये हमेशा गतिमान रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो गति होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। इट मूव्स हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली, यह हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो इन मूवमेंट्स को के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द इफेक्ट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं उनका प्रभाव। द डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर, जो सी वाटर में वेरिएशन पाई जाती है, घनता पाई जाती है। और टेम्परेचर होता है, डिफरेंस होता है, दूसरा फैक्टर ये होता है। एंड द डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, जो लवणता का माप होता है अलग अलग महासागरों में, उसमें जो डिफरेंस होता है वो भी इफेक्ट करता है। द मूवमेंट ऑफ ओशन आर 3 टाइप्स, अब हमारी जो ओशन होते हैं, महासागर होते हैं, उनमें जो गतियां होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। वेव्स, लहरों के रूप में, टाइड्स के रूप में, और ओशियन करंट्स के रूप में, महासागरीय तरंगों के रूप में। वेव्स एंड टाइड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में वेव्स और टाइड्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दे कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के निर्माण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब हमें बात करनी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस टाइड्स, अब हम उस व्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं जिनसे टाइड्स उत्पन्न होते हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं या ओशियन करंट्स उत्पन्न होते हैं। तो लेट फर्स्ट सी वेव्स। एक्शन ऑफ विंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ वेव्स, जो लहरों का निर्माण होता है उसमें हवा की जो गतियां होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। वेव्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन सरफेस ऑफ ओशियन, जो हमारे महासागर होते हैं उनके ऊपरी हिस्सों पर जो तरंग लहरें होती हैं उनका उठना और गिरना डिपेंड करता है लहरों पर। When the surface of water is disturbed by blowing winds, जब हमारी सरफेस जो होता है ओशियंस का, पानी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है बहती हुई हवा के कारण, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ वेव, उसके कारण ऊंची और नीची तरंगे, लहरें उत्पन्न होती हैं। विंड्स पुश डाउन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड दे कम अप अगेन, जो हवा होती है वो
पार्टिकल्स पानी के कणों को नीचे पुश करती है, लेकिन वह फिर ऊपर उठ जाता है। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट, इस अप एंड डाउन मूवमेंट को फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर, यही वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के कारण लहरों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण लहरों का निर्माण होता है। द राइज इन ए वेव इज नोन एज क्रेस्ट, जो उत्पन्न होती हैं लहरें, लहरों का उत्पन्न होना, बढ़ना क्रेस्ट कहलाता है, और लहरों का गिरना थ्रो कहलाता है। द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, जो डिस्टेंस होती है इनके बीच वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंड थ्रो के बीच में, वो वेव हाइट्स के नाम से जानी जाती है। एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है या टू थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको वेव लेंथ्स कहते हैं। द हाइट ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ विंड्स, अब जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो डिपेंड करती है कि हवा की गति कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तूफान के समय में ह्यूज वेव्स आर फॉर्म, ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। सच वेव्स कैन बी जनरेटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन अर्थ और अर्थक्वेक, इस तरह की जो लहरें होती हैं वो जनरेट हो सकती है, उत्पन्न होती हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण, या अर्थक्वेक के कारण भी इस तरह की लहरें उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर एक टर्म दी गई है सुनामी, केस स्टडी। सुनामी क्या है? ए ट्रिमेंडस अंडर सी अर्थक्वेक, जब हमारे महासागरों की तलहटी में अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, भयंकर अर्थक्वेक आता है, ट्रिमेंडस, took place on the western coast of Sumatra in Indonesia on 26 दिसंबर। 26 दिसंबर में इंडोनेशिया में, सुमात्रा में, वेस्टर्न समुद्री एरियाज में यह उत्पन्न हुआ 2004 में। इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड, इसको सबसे बड़ा थर्ड नंबर का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। इट कोज सुनामी, इसके कारण सुनामी उत्पन्न हुई, विच डिवास्टेड द शोर ऑफ इंडिया, जिसने भारत के, श्रीलंका के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के और अन्य कंट्रीज के ईस्ट कोस्ट के आसपास, अफ्रीका के जितने भी शोर्स थे, किनारे थे, उन सबको नष्ट कर दिया। द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स वर, जो इनकी गति थी सुनामी लहरों की, वो लगभग 800 किलोमीटर पर आवर थी। द वेव हाइट अराउंड 20 मीटर्स, और जो हाइट थी वो 20 मीटर्स की थी। इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाज टोटली सबमर्ज, जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान और निकोबार आइलैंड का, वो पूर्णतः मर्ज हो गया था, सबमर्ज हो चुका था। मैनी पीपल लॉस देयर लाइव्स, और बहुत बड़ी संख्या में पीपल्स की जान की हानि हुई थी। द एरिया विच वर बैडली इफेक्टेड, और जो एरिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ था वो कोस्टल रीजन था साउथ इंडिया का, अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। आफ्टर द सुनामी द एंटायर एरिया वाज थ्रेटेन्ड बाय डिजीज, और सुनामी के बाद पूरा एरिया जो था वो बीमारियों का घर बन चुका था, बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर। दिस वाज ड्यू टू द पॉइजनिंग ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज बाय सैलाइन वाटर, क्योंकि यहाँ पर पोजिशनिंग हो गई थी फ्रेश वाटर में, किसकी? सैलाइन वाटर की, जो महासागरीय नमकीन पानी था वो सरफेस एरियाज के सभी एरियाज तक पहुंच चुका था, तो इसके कारण बीमारियां उत्पन्न हो चुकी थी। These are called सुनामी, इसी को सुनामीज कहा जाता है। These can be 20 to 30 मीटर्स हाई, ये 20 से लेकर 30 मीटर हाइस होते हैं। They travel at the speed of 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर्स, और इनकी गति जो होती है वो 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है, और जिसके कारण बहुत अधिक विनाश उत्पन्न होता है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ये उत्पन्न करते हैं। टाइड्स, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल इज एक्सट्रैक्टेड, जो गुरुत्वाकर्षणीय दबाव होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, एक्सट्रैक्टेड बाय द सन, सन के कारण और मून के कारण हमारी पृथ्वी पर। दिस इज रिजल्ट द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन ओशन, जिसके कारण नियमित उतार और चढ़ाव होता है पानी में, महासागरीय पानी में। द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेट राइज एंड फॉल, तो जो ये प्रक्रिया होती है अल्टरनेट राइज एंड फॉल की इन द लेवल ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी के लेवल में, उसी को हम टाइड कहते हैं। द राइज इन वाटर लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड, जब पानी का लेवल बढ़ता है तब उसको हम हाई टाइड कहते हैं, और जब लेवल गिरता है तब हम उसको लो टाइड कहते हैं। तो इस तरह से हाई टाइड और लो टाइड देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून होता है, एंड न्यू मून डेज, जब न्यू मून डेज होते हैं, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, तो उस समय पर मून, अर्थ और सन एक ही लाइन में होते हैं। द टाइड्स आर हाईएस्ट, उस समय पर जो टाइड्स होते हैं वो हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, इन्हीं को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर,
लेकिन जब मून चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर पे होता है, द ओशन वाटर इज ड्राउन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ओशन वाटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन की गुरुत्वाकर्षणीय दबाव के कारण, एंड अर्थ रिजल्टिंग इन द लो टाइड, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर ओशन वाटर्स में, समुद्री पानी में लो टाइड्स हमें देखने को मिलता है। दिस टाइड्स आर टर्म्ड एज नीप टाइड्स, और इनको हम नीप टाइड्स कहते हैं। तो इस तरह से दो टाइप्स की टर्म हमें देखने को मिलती है, हाई टाइड और लो टाइड्स। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? टाइड्स आर हेल्पफुल इन नेविगेशन, ट्रेडिंग एंड फिशिंग। जो टाइड्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं नेविगेशन, ट्रेडिंग एंड फिशिंग में, व्यापार के लिए, जो समुद्री एरियाज में फिशिंग का कार्य करते हैं, मछुआरों के लिए रास्तों को दिखाने के लिए। वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइजिंग ड्यूरिंग हाई टाइड, जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ जाता है हाई टाइड्स के दौरान, जिसके कारण जो बड़े बड़े शिप होते हैं कैन एंटर द लीव्स हार्बर सेफली, जिसके कारण जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो बंदरगाह को आसानी से सेफली छोड़ पाते हैं। द पोर्ट्स सच एज डायमंड हार्बर्स इन वेस्ट बंगाल एंड कांदला इन गुजरात आर डिपेंडेंट ऑन टाइडल कंडीशन। यही कारण है कि जो पोर्ट्स है, बंदरगाह माने जाते हैं, डायमंड हार्बर्स है वेस्ट बंगाल का और कांदला इन गुजरात है, वो इन टाइडल कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं। ह्यूज लॉट ऑफ सिल्ट आर डिपॉजिटेड एट द माउथ ऑफ बिग रिवर्स, जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं वहां पर सिल्ट्स के जो ह्यूज लोड्स होते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा होती है, वो डिपॉजिट हो जाती है। दिस डिपॉजिट इट वॉश्ड अवे बाय टाइडल वेव्स वाटर्स, और यह वॉश हो जाता है, यह डिपॉजिट वॉश हो जाते हैं टाइडल वेव्स के कारण, रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ रिवर माउथ, जिसके कारण जो नदियों के मुंह बंद हो चुके होते हैं वो खुल जाते हैं फॉर शिप्स एंड बोट्स टू एंटर एंड एग्जिट, जिससे आसानी से जो बोट्स होते हैं, शिप होती हैं, वो एग्जिट कर सकती हैं या एंटर कर सकती हैं। द टाइडल फोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, जो टाइडल फोर्स होती है उसको यूज किया जा सकता है बिजली के निर्माण के लिए। इन यूके, कनाडा, जापान एंड फ्रांस टाइडल पावर स्टेशन हैव बीन इंस्टॉल्ड। यही कारण है कि यूके, कनाडा, जापान और फ्रांस में इन विद्युत पावर स्टेशंस को निर्मित किया गया है विद्युत के निर्माण के लिए। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग। ओशियन करंट जो होती हैं, समुद्री तरंगे होती हैं, वो पानी की जो धाराएं होती हैं उनके कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, जब वे एक निश्चित डायरेक्शन में बहती हैं उसके कारण निर्मित होते हैं। दे आर नॉर्मली नैरो, ये बहुत नैरो, डीप और स्विफ्ट हो सकते हैं। दे प्लाई एट ए स्पीड ऑफ, इनकी जो स्पीड होती है वो 2 से 10 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। ब्रॉड एंड स्लोअर करंट्स विच आर सोलोड इन डेप्थ आर कॉल्ड ड्रिफ्ट्स, जो बहुत फैले हुए या स्लोअर करंट्स होते हैं जो सैलो इन गहराई में उत्पन्न होते हैं उनको हम ड्रिफ्ट्स कहते हैं। द ड्रिफ्ट्स फ्लाई एट स्पीड ऑफ, जो ड्रिफ्ट्स होते हैं इनकी जो गति होती है वो लगभग 1 से 3 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। These ocean currents are formed due to, अब इस तरह के जो करंट्स होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं? द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, जो डिफरेंस होता है ओशन करंट्स में, डिफरेंट वाटर्स में, ओशन वाटर्स में, प्लैनेटरी विंड्स के कारण, द शेप ऑफ लैंड मासेस, द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन की जो गति होती है हमारी अर्थ की, एंड डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, जो डेंसिटी होती है, घनता होती है हमारी ओशन वाटर की, उनमें विभिन्नताओं के कारण। वार्म करंट्स क्या होते हैं? वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। वार्म करंट्स इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव करते हैं। दीज आर यूजुअली वार्मर देन द सराउंडिंग वाटर, ये नॉर्मली गर्म पाए जाते हैं आसपास के वाटर की तुलना में। देयरफॉर आर टर्म्स एज वार्म करंट, यही कारण है कि इनको हम वार्म करंट कहते हैं। Cold currents are those currents which flow from polar areas towards the equator. Cold currents वो currents होते हैं जो polar area से equator की ओर move करते हैं। These are colder than surrounding water. ये आसपास के water की तुलना में ठंडे होते हैं। Therefore, these are termed as cold current. यही कारण है इनको cold current कहा जाता है। The difference in temperature between warm and cold current is only few degrees. और इनके बीच जो difference होता है वो कुछ ही degrees का होता है। warm current और cold current के बीच का जो difference होता है वो few degrees का होता है। These currents move in clockwise direction. यह clockwise direction में move करते हैं in northern hemisphere, following the Farrell's law. Farrell's law को follow करते हुए and move in anti-clockwise direction in the southern hemisphere. और south
साउथर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन यानी विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ करंट्स बताए गए हैं। कोल्ड क्लॉकवाइज कौन कौन से मूव होते हैं? पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट वार्म कोल्ड, यहाँ पर आगे मेंशन किया गया है कौन से वार्म है कौन से कोल्ड है। खुर्शियो करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। देन नेक्स्ट इज साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो करंट होते हैं वो है पेरू करंट कोल्ड, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड, एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म, एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म। करंट ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के नेम यहाँ पर भी नेम मेंशन किए गए हैं। क्लॉकवाइज कौन से होते हैं नॉर्थर्न में? कैनरी करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, लेब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट। ये सब यहाँ पर मेजर बताए गए हैं कि कौन कौन से ओशंस में किस टाइप्स के करंट साउथर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर देखने को मिलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज वेनेजुएला करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ब्राजील करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फॉल्कलैंड करंट। करंट ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं वो मॉनसून ड्रिफ्ट वार्म फ्रॉम सीजन्स टू सीजन, दिस ड्रिफ्ट चेंज इन डायरेक्शन, या डायरेक्शन चेंज करते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट के रूप में जाने जाते हैं। एंड साउथर्न मोस्ट में जो करंट्स होते हैं वो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट्स, मोजाम्बिक करंट वार्म, एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं इन ओशियन करंट्स के? द क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कोस्टल रीजन्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड, जो गतिविधियां होती हैं क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक गतिविधियां जो होती हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती हैं इन ओशियन करंट्स के कारण। द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट, जो टेम्परेचर होता है कोस्टल एरियाज का वो बढ़ जाता है एंड वार्म ओशियन करंट्स के कारण। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड द कोल्ड करंट्स जो होते हैं उसके कारण जो होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द विंड्स दैट ब्लो ओवर वार्म करंट्स, वो हवा जो वार्म करंट्स के ऊपर बिलो नीचे बहती है, आर मॉइस्ट, उसमें नमी होती है। दीज विंड्स कोज रेनफॉल, इनके कारण समुद्री रीजन में बारिश होती है। एंड ड्राई एंड कूल विंड्स ब्लो ओवर कोल्ड करंट्स, जो सूखी हवा होती है कूल विंड होती है वो ऊपर बहती है कोल्ड करंट के। दीज डू नॉट कैरी एनी मॉइस्चर, इनमें कोई नमी मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट इज शिप सेलिंग्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स इज मूव फास्टर, जो शिप्स होते हैं वो डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं वो तेजी से मूव कर सकते हैं। दिस सेव्स टाइम्स एज वेल एज फ्यूल, जिससे समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। डांस फॉग इज फॉर्म, घना कोहरा भी फॉर्म होता है व्हेन वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, जब ये दोनों मिल जाते हैं। दिस रिजल्ट इन रिड्यूस विजिबिलिटी, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सेलाइन शिप्स, सेलिंग शिप्स, जब समुद्रों में शिप्स चलते हैं उसके लिए बहुत अधिक डेंजरस होते हैं। एंड माइट कोज एक्सीडेंट, जिसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सच एरियाज आर रिच इन फिश, ये एरियाज मछलियों की बहुतायत इनमें पाई जाती है। दे आर टर्म्ड एज द फिशिंग बैंक ऑफ द वर्ल्ड, यही कारण है इनको फिशिंग बैंक ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स डॉगर बैंक एंड द ग्रीन फिश बैंक ऑफ द नॉर्थ सी। Hence, ocean currents not only play a major role in affecting the climate, इस तरह से जो ओशन करंट होते हैं वो केवल क्लाइमेट में ही अफेक्ट करने में ही प्रमुख रोल अदा नहीं करते, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, वह लोगों की आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर ऑक्यूर्स फ्रॉम ओशियन, जितना भी वाटर वेपर्स है वो महासागरों से उत्पन्न होता है। एंड दस क्रिएट रेनफॉल बाय फॉर्मिंग क्लाउड्स, और इस तरह से बादल बनते हैं और बारिश का निर्माण होता है। ओशियन ट्रांसपोर्ट इज ए वेरी चीप वे, महासागरों से जो यातायात होता है वो बहुत सस्ता साधन है यातायात का थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इसको चीपेस्ट साधन के रूप में जाना जाता है। इस तरह से ओशियन का जो करंट है या ओशियन लाइफ है ये सब भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज completed here. In next part video we will talk about book work and booklet work of this chapter. So try to understand all terms with this video very carefully. Thank you then.